नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्रेडर सीक्रेट पर। और आज इस वीडियो के माध्यम से हम एक लॉन्ग टर्म स्टॉक के बारे में बात करेंगे जो केमिकल सेक्टर से बिलोंग करता है। और वास्तव में सबसे बेहतरीन अगर कोई स्टॉक है केमिकल सेक्टर में तो हम उसी स्टॉक के बारे में बात करने जा रहे हैं और जानेंगे कि हमें ये किस प्राइस पर बाय करना चाहिए और इसका सही प्राइस या सही वैल्यू कहां पर हमें मिल सकती है लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं कुछ खास बातें इस कंपनी के बारे में। तो दोस्तों, जैसे कि आपने पिडीलाइट इंडस्ट्रीज के बारे में सुना होगा, मैं बताना चाह रहा हूं, बहुत सारे लोग इसमें जानते होंगे, बहुत सारे इन्वेस्ट भी कर चुके होंगे, क्योंकि मैं पिडीलाइट में बहुत पहले से एक तरह से ट्विटर पर भी और अपने टेलीग्राम चैनल पर भी सजेस्ट करता आया हूं कि पिडीलाइट स्टॉक एक ऐसा स्टॉक है जिसमें आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना ही करना चाहिए। और स्टॉक अपने पास्ट में भी और लास्ट 10 ईयर्स में भी अराउंड आपका 15 गुना पैसा यहां पर लास्ट 10 ईयर्स में भी आपका बढ़ा चुका है। तो दोस्तों, ये स्टॉक आपको बाय करने के लिए मैं आप कुछ खास बातें इसके बारे में बताना चाह रहा हूं और वो खास बातें आप जानेंगे तो आप जरूर अपना कुछ ना कुछ परसेंटेज 5 to 10% इसमें इन्वेस्ट जरूर करिएगा। तो दोस्तों, चलते हैं और शुरुआत करते हैं और जानते हैं कौन से ऐसे प्रोडक्ट है इस कंपनी के जिसके बेस पर या जिसकी ग्रोथ को, सेल्स को देखकर आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपने फेविकॉल तो सुना ही होगा और आपने देखा भी होगा, फेविकॉल की बहुत सारी एड्स आती रहती हैं। और फेविकॉल हम बचपन से जब छोटे थे तो कुछ एड्स बहुत अच्छी आई थी और उसके बाद ही कंपनी में बहुत अच्छी ग्रोथ देखी गई। कंपनी ने बहुत अच्छा किया, यहां तक कि स्टॉक मार्केट में भी कंपनी ने रेगुलर अच्छा यहां पर कंपाउंड सीएजीआर दिया है और कंपनी को 29 रुपीज के प्राइस से आज 2500 के प्राइस पर भी इसने अपनी हाई जो बनाया 2600 के अराउंड वो यहां पर बना चुका है। तो दोस्तों, अगर हम इसके कुछ प्रोडक्ट के बारे में बात करें तो आप फेविकॉल को जानते होंगे, जो हम क्या कहते हैं, लकड़ी के जो फर्नीचर्स होते हैं उनमें एडहेसिव का काम करता है, उनको जोड़ने का काम करता है। और यहां पर फेविक्विक, जो हम नॉर्मली किसी भी प्लास्टिक को, जो हमारे टॉयज होते हैं या हाउस होल्ड थिंग्स होती हैं उनको जोड़ने के लिए फेविक्विक का यूज करते हैं, जो अचानक से ही थोड़े ही टाइम में वहां पर बिल्कुल अच्छा बाउंडेशन दे देती है। एम सील, जो हम क्या कहते हैं, पानी का जो भी वर्क होता है घर में उसमें एमसील यूज करते हैं पानी की लीकेज को रोकने के लिए। तो वहां पर एमसील इसका एक प्रोडक्ट है जो यूज किया जाता है। स्टील ग्रिप भी आपने देखा होगा जब भी इलेक्ट्रिक वायर में, और मोस्टली मैंने यहां पर नोटिस किया है कि जब भी हम एक तरह से हार्डवेयर की दुकान पर जाते हैं और वहां से कोई भी मतलब एक तरह से टेप लाते हैं, इलेक्ट्रिक टेप, तो वहां पर हमें यही प्रोवाइड की जाती है स्टील ग्रिप की, जो आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स में यहां पर मिल जाती है। लेकिन ये एक जो हम इलेक्ट्रिशियन एक तरह से इसको यूज करता है, तो स्टील ग्रिप भी इसी कंपनी का प्रोडक्ट है। उसके बाद अपने डॉक्टर फिक्सिट के बारे में सुना होगा, टर्मिनेटर जो दीमक को भगाने के लिए यूज किया जाता है घरों में। जब भी फर्नीचर वगैरह फर्नीचर लगाया जाता है या जो भी फर्नीचर का काम होता है तो उसके बाद टर्मिनेटर जरूर यूज किया जाता है ताकि दीमक, जो फर्नीचर है, जो लकड़ी का सामान है, उसमें दीमक ना लगे। उसके बाद फेविस्टिक आपने देखा होगा, मोस्टली सभी ऑफिस में फेवी स्टिक का यूज किया जाता है। कोई भी मतलब डॉक्यूमेंट वगैरह के लिए, कोई भी फोटो अगर वहां पर स्टिक करना है, सभी के लिए फेविस्टिक का यूज किया जाता है। और एक प्रोडक्ट, इसका बहुत सारे प्रोडक्ट हैं लेकिन हम कुछ खास प्रोडक्ट के बारे में ही जान रहे हैं। तो एक मोटोमैक्स इसका प्रोडक्ट है जो बाइक और कार की रबिंग और पॉलिशिंग के लिए यूज किया जाता है और ये प्रोडक्ट इसी कंपनी का है, पिडीलाइट का। तो दोस्तों, इसके जो प्रोडक्ट्स हैं ना, वो हम अपनी डेली लाइफ में, डेली रूटीन में बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। और ये कंपनी कंपाउंडली मतलब बहुत ज्यादा अच्छा यहां पर कंपाउंडिंग के हिसाब से बहुत अच्छी यहां पर अपनी मूवमेंट शो कर रही है। लास्ट जब भी इसने जो भी इसका उदय हुआ था, जब भी कंपनी वहां पर लिस्ट हुई थी, उसके बाद इसने बहुत अच्छी यहां पर ग्रोथ दिया और जो भी इसके इन्वेस्टर रहे हैं उनको इन्होंने अच्छा पैसा बनाकर दिया है। तो दोस्तों, अगर इसके बारे में जाने तो ये केमिकल सेक्टर से बिलोंग करती है और इसका जो मार्केट कैप है वो 1 लाख करोड़ से ज्यादा है, मतलब एक लार्ज कैप कंपनी है। और अगर हम इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न जाने, क्योंकि वो हमें एक तरह से भरोसा देती है कि प्रमोटर की होल्डिंग कितनी है। देखो, प्रमोटर की होल्डिंग 50% से अगर ज्यादा होती है ना, तो वो हमें बहुत ज्यादा वहां पर एक तरह से कॉन्फिडेंस देती है कि हाँ, प्रमोटर को अपनी कंपनी पर और अपनी कंपनी के प्रेजेंट प्राइस पर, सबसे बड़ी बात होती है कि कंपनी को, प्रमोटर को अपनी कंपनी पर तो भरोसा होता है, लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा जब प्राइस, किसी भी स्टॉक का प्राइस बहुत तेजी से ऊपर बढ़ रहा होता है, अभी हमने कई स्टॉक में देखा भी है कि उनमें जो प्रमोटर हैं उन्होंने अपनी जो होल्डिंग है वो 5 to 10% या 5%, कोई 3% भी कम कर देता है। तो वो इसलिए कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि जो मेरी कंपनी का प्राइस एक्चुअल में वैल्यू चल रही है वो इंट्रिंसिक वैल्यू से काफी ऊपर है, जिसकी वजह से वो अपना कुछ वहां पर जो भी उसका स्टॉक होल्डिंग होती है तो वहां पर वो अपनी कम कर देता है ताकि वो बाद में दोबारा से उसको खरीद सके या सही प्राइस पर उसको बेच सके। तो दोस्तों, यहां पर अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में जाने तो प्रमोटर्स के पास 70% की यहां पर होल्डिंग है, जो मतलब कंपनी में
प्रमोटर की जो भरोसा है, कॉन्फिडेंस है, उसको शो करता है। और प्रमोटर को जब कॉन्फिडेंस होता है तो उसके हिसाब से जो इन्वेस्टर होते हैं ना, उनको भी कॉन्फिडेंस होता है। उन्हें भी लगता है जब कंपनी के मालिक को इस प्राइस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो अपनी 70% शेयर्स इसमें इन्वेस्टेड है, तो यहां पर जो नए इन्वेस्टर होते हैं, जो बिग इन्वेस्टर होते हैं, उनको भी एक तरह से कॉन्फिडेंस मिल जाता है। तो बचे 30%, और उस 30% में से भी अगर बात की जाए एफआईआईस की, तो एफआईआईस के पास 11.66% इसमें शेयर होल्डिंग परसेंटेज है स्टॉक में। तो लगभग 12% के आसपास इसको मान लेते हैं एफआईआईस का। अगर वहीं बात करें डीआईआईस की, तो डीआईआईस के पास 7.48% यहां पर शेयर होल्डिंग है। और जो अदर्स होते हैं, नॉन इंस्टीट्यूशन होते हैं, उनके पास लगभग 11% के आसपास, 10.88% के यहां पर इसमें शेयर्स हैं। अगर बात करें, कंपनी बिल्कुल डेप्ट फ्री है, कंपनी पर कोई कर्जा नहीं है, ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है। थोड़ा बहुत तो कंपनी को चलता रहता है, और ये जरूरी भी होता है कि किसी कंपनी को अपनी ग्रोथ में या तो वो डिविडेंड दे दे। तो वो डिविडेंड का भी कंसेप्ट मैंने पहले समझाया था। डिविडेंड क्या होता है? कंपनी कंटिन्यूसली डिविडेंड दे रही है, अच्छा डिविडेंड दे रही है, लेकिन फिर भी बात ये होती है कि कुछ कंपनी क्या होती है, वो डिविडेंड नहीं प्रोवाइड करती। और डिविडेंड नहीं प्रोवाइड करने के कारण वो जो डिविडेंड वो एक तरह से शेयर होल्डर्स को देना चाहती होती है, लेकिन नहीं देती, तो वो उसी डिविडेंड का जो पैसा होता है, जितना भी उसमें डिविडेंड देना चाहती है, उसको वो कंपनी के ग्रोथ में पैसा इन्वेस्ट कर देती है, जिससे कंपनी का जो प्राइस होता है वो एप्रिसिएट होता है, और उसके वजह से हमें इसमें अच्छा प्राइस एप्रिसिएशन देखने को मिलता है, और उसमें जो इन्वेस्टर होते हैं वो पैसा कमा लेते हैं। तो कंपनी चाहे तो डिविडेंड को अपने शेयर होल्डर्स को डिवाइड कर सकती है, या कंपनी की ग्रोथ में दोबारा से उसको इन्वेस्ट कर सकती है। तो कंपनी यहां पर, अगर हम देखा जाए, तो कंपनी यहां पर डिविडेंड भी दे रही है। और अगर बात करें कंपनी के डेप्ट की, तो वो ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है। अगर सीएजीआर कंपनी का देखा जाए, तो 10 ईयर्स का हम मान कर चलते हैं 31%। 31% इसका 10 ईयर का सीएजीआर है, जो बहुत ही ज्यादा होता है। कंसिस्टेंटली 31% देना किसी भी कंपनी द्वारा बहुत ज्यादा होता है। अगर 5 ईयर्स का देखें, तो 5 ईयर्स का इसका 27% है। लास्ट 3 ईयर्स का 26% है, क्योंकि जो कोविड में मार्केट गिरी थी, या उससे पहले जो मार्केट में स्मॉल कैप्स में, मिड कैप्स में थोड़ी वो देखे गए थे, मतलब थोड़ा ड्रॉ डाउन देखा गया था। तो उस टाइम पर इस कंपनी में कंसोलिडेशन थोड़ा सा, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत ज्यादा, लेकिन थोड़ा सा कंसोलिडेशन इसमें चला था। और लास्ट 1 ईयर का भी अगर हम देखें, लास्ट 1 ईयर में अगर आप अदर लार्ज कैप के तरफ जाओगे, चाहे वो बैंकिंग स्टॉक्स हो, चाहे वो एफएमसीजी स्टॉक्स हो, चाहे वो ऑटो स्टॉक्स हो, तो वो इतना खास नहीं कर पाए हैं कुछ स्टॉक्स को छोड़कर। तो उनका जो, अगर आप लास्ट 1 ईयर का देखोगे ना, तो उनका सेम प्राइस है, मतलब वो 52 वीक्स लो पर वर्क कर रहे हैं मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स। स्मॉल कैप्स तो कर ही रहे हैं, क्योंकि वो लास्ट 1 ईयर तक बढ़े थे, जून जुलाई अगस्त तक बढ़े थे। लेकिन उसके बाद जो उनमें मतलब एक तरह से डाउन ट्रेंड देखा गया, तो उसके बाद उनका भी जो एक तरह से वो ट्रेड कर रहे हैं, वो अपने 52 वीक लो पर ही ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन इस कंपनी में लास्ट 1 ईयर का देखा जाए, तब भी यह कंपनी अभी 36% के रिटर्न यहां पर दे रही है। अगर हम देखें, यहां पर चार्ट पर देखें, तो ये अभी मार्च चल रहा है, तो ये लगभग 1700 रुपीज के प्राइस के आसपास था। अगर हम इसको देखें, यहां पर आज है, हाँ, 1700 रुपीज के प्राइस पर ये ट्रेड कर रहा था लास्ट ईयर इसी मंथ में। तो दोस्तों, ये बहुत अच्छी बात है कि कोई कंपनी इतना, मतलब जो स्मॉल कैप्स में या जो लार्ज कैप्स हैं, उन सभी में एक तरह से बहुत ज्यादा फॉल देखा गया। तो ये कंपनी रेगुलर, अगर इसका हम 1 ईयर का चार्ट देखें, देखो यहां पर पहले 1 वीक का देख लेते हैं। तो 1 वीक के चार्ट पर आप देखोगे कंसिस्टेंटली ऊपर की साइड ये मूवमेंट कर रही है, 45 डिग्री का एंगल बना रही है। और जो कंपनी लॉन्ग टर्म में 45 डिग्री का एंगल बनाकर चलती है, कंटिन्यूसली चलती है, वो कंपनी इन्वेस्ट करने के लिए सबसे बेस्ट होती है। ये मैंने देखा है, महसूस किया है। अगर आप इसका 1 मंथ का चार्ट देखना चाहेंगे, तो 1 मंथ पर देखिए कंपनी ने कहां से कहां चलेगी। अगर आप ये, अगर चार्ट में ये जो कैंडल शो कर रहा है, अगर ये सही है उस टाइम पर, तो 1/4/2009 को ये लगभग 50 रुपीज के प्राइस पर, मतलब उस टाइम पर तो नहीं होगा मेरे ख्याल से 50 रुपीज पर, ये शायद हम चलो थोड़ा आगे के देख लेते हैं, 2013 के देख लेते हैं। 2013 में लगभग ये 200 रुपीज के प्राइस पर ये ट्रेड कर रहा था। तो लास्ट 10 ईयर्स का जो मैंने बताया, इसका 15, मतलब आपका पैसा जो है 15 गुना इसने पैसा लास्ट 15 ईयर्स में किया है। तो कंपनी बहुत अच्छी है, सब कुछ इसमें बहुत अच्छा है। अब बात कर लेते हैं कि फिलहाल हमें किस प्राइस पर इसको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। देखो, लॉन्ग टर्म के इन्वेस्ट करने के लिए ये नहीं कि स्टॉक अगर एलटीएच पर ट्रेड कर रहा है तो आप वहीं पर जाकर कंपनी देखो ये ग्रोथ करेगी, यहां से ऊपर जाएगी। कंपनी
का प्राइस ऊपर जाएगा। आप कहीं भी इन्वेस्ट कर लीजिए ऐसी कंपनी में, उसका प्राइस ऊपर की तरफ जाता ही है और वो आपको रिटर्न देता ही है। बहुत लॉन्ग टर्म में आपको बहुत अच्छा रिटर्न वो देगा ही देगा। लेकिन सही प्राइस पर, जैसे कहते हैं ना वैल्यू इन्वेस्टिंग, तो सही प्राइस पर अगर आप उसमें इन्वेस्ट करो तो उससे आपका जो रिटर्न है या जो आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज्यादा आ सकता है। और यही एक तरह से हम तो अपने टेलीग्राम पर यही समझाते हैं लोगों को कि हमें स्विंग लो पर बाय करना चाहिए। कभी भी इन्वेस्ट भी कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि मंथली आपने सोचा कि मैं 1 तारीख को ही वहां पर जो भी है मतलब एसआईपी कर दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। हमेशा ये सोचकर चलना चाहिए कि जब भी स्टॉक में स्विंग लो आता है, देखो अगर आपको कंपनी पर भरोसा है लॉन्ग टर्म में, तो स्विंग लो पर बाय करना ज्यादा बेटर होता है स्विंग हाई के अकॉर्डिंग। अगर स्विंग हाई के कंपेयर में, तो आपको हमेशा स्विंग लो पर यहां पर बाय करना चाहिए। जैसा कि आप देखते हैं यहां पर ये स्विंग लो आया, फिर उसके बाद यहां पर स्विंग लो आया, फिर उसके बाद यहां पर ये 2 दिसंबर के आसपास स्विंग लो आया था और उसके बाद फिर ऊपर की तरफ चला गया था और हमने यहां पर ये बाय भी किया था। अब देखें अगर इसका हम चार्ट पैटर्न देखें तो दोस्तों अगर हमें लॉन्ग टर्म पर देख लो, एक बार मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूं। देखो लॉन्ग टर्म में ये मंथली कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न पर इसने कितना अच्छा चार्ट क्रिएट किया हुआ है। 45 डिग्री एंगल पर ये स्टॉक कंटिन्यूसली मूवमेंट शो कर रहा है। यहां तक कि अगर हम मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जिस टाइम पर कोविड-19 आया था तो उस टाइम पर इसका जो हाई था वो अराउंड 1700 रुपीज था और 1700 रुपीज से जो इसने लो क्रिएट किया था वो लगभग किया था 1200 रुपीज के आसपास, 1190 रुपीज के आसपास इसने अपना लो क्रिएट किया था। लेकिन उसके बाद इसने कंटिन्यूसली एक अपसाइड मूवमेंट दिखाई और जो एक तरह से जो मूवमेंट इसमें लास्ट में देखी गई है पिछले अगर 3 मंथ की देखी जाए तो वो वही मार्केट को, ब्रॉडर मार्केट को फॉलो कर रहा है और इसका जो हाई था वो 2760-70 के आसपास था और वहां से इसमें एक लो जो अभी क्रिएट किया है इसी मंथ में, जो इसने लो क्रिएट किया है वो 2142 रुपए का है। तो अभी जो स्टॉक ट्रेड कर रहा है वो आपका 2338 रुपीज पर कर रहा है। लेकिन अगर हम डे कैंडल चार्ट पैटर्न पर इसके चार्ट को देखना चाहें तो देखो ये स्टॉक, इस पे हम यहां पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो आप स्टॉक देखिए जहां पर ये सपोर्ट ले रहा है। तो आपने देखा कि ये जो स्टॉक है, हम इसको थोड़ी थिक कर लेते हैं ताकि आपको क्लियरली यहां से दिख जाए सपोर्ट लाइन। तो ये जो स्टॉक है देखो यहां पर इसने जो लास्ट में मतलब इसको थोड़ी और आगे कर देते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहां पर जो इसने लो क्रिएट किया था वो आपका क्या था, अगस्त में 11 अगस्त को इसने यहां पर एक लो बनाया था यहां से ब्रेकआउट के बाद और उसके बाद कंटिन्यूसली ये स्टॉक यहां पर दूसरी बार आया था आपका 29 नवंबर में। तो 29 नवंबर में भी इसने लास्ट ईयर यही लो बनाकर ऊपर की तरफ 2700 मतलब प्रीवियस जो उसके हाईस थे उनसे ऊपर हाई क्रिएट किया था। अब वापस से जैसे कि मार्केट में और जो हमारे देखो जो केमिकल स्टॉक्स होते हैं ना उनका जो प्राइस होता है ना वो क्रूड ऑयल पर बहुत ज्यादा निर्भर होता है, क्योंकि क्रूड ऑयल बहुत ज्यादा यूज किया जाता है केमिकल्स में। और केमिकल स्टॉक्स उसी वजह से, आपने चाहे एशियन पेंट देखा होगा, एशियन पेंट में बहुत ज्यादा एक तरह से डाउन ट्रेंड देखा गया, स्टॉक का प्राइस नीचे की तरफ आ गया, 3500 से 2600 के आसपास आ गया था। तो उसी प्रकार इसमें भी यहां पर देखोगे आप कंटिन्यूसली 3 कैंडल्स इसमें बहुत ज्यादा वीक बनी थी, पूरी ही मार्केट में वीक बनी थी लेकिन इसमें वीक बनी थी। लेकिन यहां पर देखो जैसे ही क्रूड ऑयल का प्राइस या कमोडिटी का प्राइस थोड़ा सा नीचे हुआ तो इसने दोबारा से अपसाइड मूवमेंट यहां से शो कर दी है और ये जो सपोर्ट है यहां से दोबारा से ऊपर की तरफ मूवमेंट शो कर दी है। तो दोस्तों अगर इसको आप वीकली कैंडल चार्ट पैटर्न पर देखना चाहोगे तो आप वहां पर देखोगे कि इसमें वही सपोर्ट यहां पर अच्छा वर्क कर रही है और आपको यह स्टॉक अराउंड अगर 2150 से लेके 2200 के बीच अगर आपको ये स्टॉक मिलता है तो आप इसमें पोजिशनल ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, आप इसको मिड टर्म के लिए भी बाय कर सकते हैं और आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए तो जरूर बाय करिएगा। ये मेरा एक तरह से आपको सजेशन है कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इसको बाय करते हैं आने वाले नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए, 15 ईयर्स के लिए, तो बहुत ज्यादा बेटर रहेगा। तो ये स्टॉक के बारे में आज बात कर रहे थे तो देखो डेली कैंडल चार्ट पैटर्न पर भी अच्छा वर्क कर रहा है और मंथली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पर भी अच्छा वर्क कर रहा है। तो ये सपोर्ट है इसमें और इस सपोर्ट के पास आसपास 2150 रुपीज से 2200 रुपीज के बीच में आपको इस स्टॉक में जरूर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, चाहे ट्रेडिंग करनी चाहिए चाहे पोजिशनल आपको इसमें बाइंग करनी चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।